नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं फिर से एक अंतराल के बाद आपके साथ हूं और कुछ कारणों से मैंने छुट्टी ली थी, लेकिन अब मैं फिर से वापस आ गया हूं। तो हमने सोचा आने के बाद एक शो बाज़ार पे करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा अंतराल हो गया। हमने अड्डा पे करीब 40-45 दिन पहले शायद चर्चा की थी। इस बीच काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुए यूएस मार्केट में, भारतीय बाज़ारों में, और भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त रेजिलियंस है यहाँ पे। अमेरिकी बाज़ारों की 3 हफ्ते से लगातार गिरावट, लेकिन भारतीय बाज़ार एक मजबूती के साथ खड़े हुए। तो हमने सोचा आज इस पे बातचीत की जाए, क्योंकि एक बड़े इवेंट्स भी यहाँ पे लाइंड अप हैं। बहुत जगहों पे ब्याज दरें पूरे यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह होने वाली हैं। तो हमें अपने बाज़ार को इस समय कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी मजबूती, इतनी दमदारी के साथ हमारा बाज़ार अभी भी खड़ा हुआ है, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या नंबर्स हैं, किस चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और इन सब चीज़ों को जानने समझने के लिए, हमारी मदद करने के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट विद्वान पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनसे हम आपकी बातचीत कराएंगे, उनसे समझेंगे। कुछ टेढ़े मेढ़े मैं सवाल भी पूछूंगा उनसे, जो कि ऐसा आपको सुन के लगेगा ये क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि मेरा काम है ये। तो आज जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़े हैं, मैं उससे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी। आप सब लोग इनसे परिचित हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं। इसके साथ ही पाइपर सेरिका के फाउंडर और CIO अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मित्र हैं, और आपको पता नहीं होगा ये कराटे के बहुत बड़े चैंपियन भी हैं। किसी दिन विस्तार से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कंप्लीट सर्कल कैपिटल के को फाउंडर एंड CEO गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत सारा नॉलेज शेयर करते रहते हैं। सुब्रमण्यम सर हमारे साथ होंगे, सुंदरम म्यूचुअल के MD एंड CEO सुनील सुब्रमण्यम सर, और साथ ही एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह, जिनको मैं हमेशा भारतीय समय अनुसार 3 बजे मैसेज करता हूं। जब वो सो के उठते हैं, पहला मैसेज मुझे उनको यही दिखता होगा। जैसे हम लोग यहाँ बैंक के मैसेज दिखते हैं, वैसे मेरा मैसेज दिखता होगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने कहा कि इस बाज़ार को समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग एक संदर्भ में डिकपल्ड हैं। US में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, यूरोप में क्या क्या हो रहा है, लेकिन भारत की तस्वीर इकोनॉमिक फ्रंट पे आप देखिए तो जो नंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो एकदम डिफरेंट है। चाहे टैक्स कलेक्शन का नंबर हो, GST का नंबर हो, या ई-वे बिल्स के नंबर आप देखिए तो बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। तो क्या ऑल इज़ वेल है, या बिटवीन द लाइन्स पढ़ने में हम कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, या हमको कुछ अलग एंगल से मार्केट को देखना चाहिए? जिसके लिए मैंने एक लाइन सोची थी कि बाजार वही है, सोच नहीं है। अब इस वक्त पिछले 1-2 साल से यही हो रहा है कि मार्केट वही, लेकिन अप्रोच थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की। संजय सर, आपसे शुरुआत करते हैं। संजय सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा मार्केट हमारा जो है दुनिया के बाज़ारों से डिकपल्ड है, और हमारे ऊपर उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्याज दर वहाँ बढ़ रही घट रही हैं, वहाँ रिसेशन की चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या ये सोच मेरी सही है? तो देखिए, अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जहां विश्व के जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पर रिसेशन की आशंका बहुत बड़ी है और उनके सामने खड़ी है। जहां तक भारत का कॉन्टेक्स्ट है, हमारे यहाँ रिसेशन की बात नहीं हो रही है, हमारे यहाँ GDP ग्रोथ रेट में कमी की बात हो रही है। मतलब हम अगले साल 7.8% से ग्रो करते हैं, शायद अब हम 7% से ग्रो करेंगे। तो रिसेशन का तो हमारे भारतीय इकोनॉमी में तो अभी कहीं भी दूर दूर से उसका कोई छाया भी हमारे इकोनॉमी पे नहीं पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ समस्याएं हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए हैं, जैसे कि हम बहुत ही एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पे, और जिस तरह से क्रूड के प्राइस ऊपर नीचे हुए तो उससे हम पे असर पड़ता है। साथ ही साथ अगर ग्लोबल इकोनॉमी में ठहराव आता है तो हमारे एक्सपोर्ट पर उसका असर पड़ता है। और जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के इक्वेशन में देखा जाता है कि आपकी ग्रोथ का एक अंश नेट एक्सपोर्ट पर भी डिपेंडेंट है। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट कम होती है तो उसका भी असर हमारी इकोनॉमी में पड़ सकता है। लेकिन जो समस्या से जूझने के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स आज अग्रसित है, मतलब वो रेट बढ़ाना चाहते हैं इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए, तो वो समस्या हमारे यहाँ भी है। मतलब हम इस समस्या से अछूते नहीं हैं। हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन की दर जो है वो कंफर्ट लेवल से ऊपर है, और इसलिए हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी रेट बढ़ाना की प्रक्रिया जो है उसने शुरू कर दी है, और अगली पॉलिसी में भी उम्मीद की जा रही है कि वो रेट बढ़ाएगी। तो ये जो रेट बढ़ने का जो ट्रेंड है, उसका क्या हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे अभी तक जो अनुमानित किया गया है बस उतना ही असर होगा, या उससे ज्यादा
ये एक समस्या है जो हमको अपने सामने रखना है और उसको समझना है। संजय जी, एक छोटा सवाल आपसे और। हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द हम लोगों को ये बताया गया था कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो 120, 130 वहाँ तक चली गई थी, लेकिन अब वो तो 90 या उससे नीचे के आसपास घूम रही है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। और इन्फ्लेशन की जो बात आपने कही 7%, 7.25% के आसपास है, तो ग्रोइंग इकोनॉमी में तो इतना चल सकता है। हाँ, देखिए, दो बातें। जहां तक कि कच्चे तेल की बात है, तो जिस समय हमारे सेंट्रल बैंकर्स ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब रेट बढ़ाने का ट्रेंड शुरू किया था, उस समय तो फोरकास्ट किया जा रहा था कि क्रूड के प्राइसेस जो हैं वो 150 160 डॉलर पर बैरल चले जाएंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट भी कुछ किया था कि उनका एवरेज जो क्रूड का प्राइस रहेगा पूरे साल का, वो ऊपर का रहेगा। आज हालांकि क्रूड का प्राइस 95 डॉलर्स पर बैरल है, लेकिन आज आपने देखा होगा एक मीडिया रिपोर्ट कि हम जो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं तेल, वो हमको और भी डिस्काउंट पे मिल रहा है और हमें 35,000 करोड़ के आसपास की बचत हुई है। तो तेल के मामले में शायद अगर और कुछ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो शायद हम आश्वासित रह सकते हैं कि क्रूड के प्राइसेस से अब हमको जितना मार पड़ना था वो हो चुका, इससे ज्यादा हमें झेलना नहीं पड़ेगा। रही बात कंफर्ट लेवल इन्फ्लेशन की, तो जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले से एक स्टेटेड पॉलिसी है कि 4% ±2% ही उनका कंफर्ट रेंज था, क्योंकि लास्ट इन्फ्लेशन का काउंट 7% है, जो कि उनके टारगेट रेट से ऊपर है। तो नो डाउट सेंट्रल बैंकर इस अवस्था में हाथ पे हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं, वो कोशिश करेंगे कि अपने इन्फ्लेशन को वो नीचे लाएं। और हमारी इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ कच्चे तेलों से नहीं है, फूड का भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इन्फ्लेशन के दर में ऊपर जाने का। तो हम किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। 2 पॉइंट हैं अच्छे इस पे, और अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभय जी, ऑल इज वेल या कोई चिंता? आपके तो बड़ा विदेशों में बड़े कनेक्शन है। अगर नीरज जी, पहले तो आपको वापस देख के बहुत अच्छा लगा। वेलकम बैक। आपके जो फैंस हैं काफी मिस किया आपको, सो वी आर ऑल हैप्पी कि आप आ गए वापस जल्दी। आपके सवाल में मैं जवाब में ये कहूंगा कि अगर हम कहें हाँ ज्यादातर ऑल इज वेल, तो वो सही रहेगा, क्योंकि भारत के संदर्भ में स्पेशली मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई बड़ी लोकल डिमांड को लेके या मैक्रो को लेके बहुत बड़ी चिंता का कोई विषय है। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, थोड़े वो जाएंगे, वो प्राइस्ड इन है ऑलरेडी। दूसरी बात, ये जो अपना लोकल, जो मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करूं जो अभी इंडिया को देख रहा हूं, तो मूड में काफी चेंज है 3 महीने पहले से और अब लोग देख रहे हैं इंडिया को एज अ बिग इकोनॉमी, जहां पे काफी इन्वेस्टमेंट्स लग सकती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर को। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, वो तो हर जगह रहती है, पर ओवरऑल मैं कहूँगा इस समय का जिस तरह का हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के ट्रेंड्स देख रहे हैं, ऑटोज में, रियल एस्टेट में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स में, वो काफी पॉजिटिव है। और जैसे जैसे फेस्टिव सीजन वापस आता जाएगा, हम देख रहे हैं, जैसे अभी बात करते हैं रिटेलर से, चैनल से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो सब अब इन्वेंट्री बना रहे हैं, जो इन्वेंट्री प्री कोविड लेवल पे हमने देखी थी। जैसे 2 व्हीलर्स की इन्वेंट्री कम होके 1 महीने से कम की थी पिछले 2 साल से, गोइंग इनटू फेस्टिव सीजन, और वो कोविड के पहले 50 से 60 दिन की होती थी, और अब वापस वही 50 से 60 दिन की इन्वेंट्री की डिमांड है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, क्योंकि उनके पास इंक्वायरीज अच्छी है। तो नीरज जी, मैं कहूंगा कि ज्यादातर ऑल इज वेल। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि इंडिया के स्पेशली की कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय है। डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये परिस्थिति है, ऑल इज वेल। ऐसा इसमें अभी मैं भी शेयर करूंगा कि पिछले कुछ दिनों में मैं भी बहुत घूमा इधर उधर, चैनल चेक, ग्राउंड ऑन पे देखा, लोगों से बातचीत की, तो वो भी इंसाइट है आप लोगों से करूंगा। लेकिन एक बार थोड़ा अमेरिका का हालचाल ले लिया जाए। अनुराग भाई, ये आपके यहाँ जो है ना, ये हर 10-15 दिन बाद 75 और 100 बेसिस का राग शुरू हो जाता है। बड़ा मेच्योर मार्केट है आपका, फिर भी इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बेचारे सब लोग डर जाते हैं। ये क्या आपका फेड अभी भी कंट्रोल नहीं ले पाया है क्या? हाँ,
नीरज जी, आपको सीनियर पैनल मेंबर्स को नमस्कार और आपका स्वागत। आपके फैंस मिस ऑफ कोर्स कर रहे थे आपको, और आपकी शैली जो क्वेश्चनिंग की है वो बिल्कुल अलग है, तो आई थिंक वेलकम बैक, गुड टू बी हियर। सो नीरज जी, देखिए, यहाँ पर समस्या ऐसी हो गई है कि डेवलप्ड वर्ल्ड की एक अपनी समस्या है, और वो समस्या यूरोप की तकरीबन वही है जो यूएस भी इस समय फेस कर रहा है, और वो ये है कि 2008 से जीरो के अलावा कोई इंटरेस्ट रेट देखा ही नहीं है। 2018-19 में पॉवेल साहब ने थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो वापस उन्होंने 2.25 से फिर 1.5 पे आ गए थे। अगर इकोनॉमीज को और उससे पहले जाए तो कंटिन्यूस फॉलिंग रेट्स थे, बट ठीक है, 2000 फिर भी 5-6% तक तो थे 2008 से पहले, बट कंटिन्यूसली अगर 0% इंटरेस्ट की आदत पड़ जाए, और यूरोजोन में आपने देखा उनको, वो तो नेगेटिव में चले गए, वो एक डिफरेंट ही माइंडसेट है, तो वहां से अगर थोड़ा भी रेट बढ़ते हैं तो इकोनॉमी उसके लिए रेडी नहीं होती है, बिजनेसेस उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं कि वो अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़े तो एक एस्टिमेट ये होता है कि करीब 5% कंपनीज जो है वो नेगेटिव में चली जाएंगी। तो एक तो वो पूरी इकोनॉमी पे और लोगों के माइंडसेट पे और द वे दे स्पेंड, आई थिंक बहुत नेगेटिव असर डालता है। तो ये प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। फेड की बात ये आई नीरज जी उसमें कि फेड को अहेड ऑफ द कर्व होना था। मैं इमेज में ये कहता हूं कि माइंड में ऐसी इमेज आती है कि एक बस निकल रही है इन्फ्लेशन की और फेड उसके पीछे भाग रहा है, और ये निरंतर हम पिछले टाइम से देख रहे हैं फ्रॉम जून, और उस फेड पे रिलाई कैसे करें। अब देखिए, सिर्फ 1 साल पहले की बात है, पिछले सितंबर में यही फेड कह रहा था कि अब इकोनॉमी ट्रैक पर आ गई है, अगले साल तक शायद 0.5 रेट बढ़ाएं। 5 लोगों ने तो ये कहा कि अभी 0 ही पे रहते हैं, 4 ने कहा कि देखिए शायद 0.5 पे आना पड़े अगले साल तक। ये सितंबर 2021 की बात है, और आज देखिए सब आकर के बयान दे रहे हैं कि देखिए अब 4 से कम तो बात नहीं बनेगी। तो पहला बात तो एक सवाल ये बनता है नीरज कि ये इतने इकोनॉमिस्ट को लेकर के फेड इस तरह से एंटिसिपेशन में इतना मिस्टेक्स कैसे कर रहा है इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट करने में। और दूसरा उनकी फिर प्रॉब्लम वही है कि देखिए, बातें हम चाहे जितनी भी कर लें, और आई थिंक कहीं वही उनकी लिमिटेशन है। पिछली बार मुझे निराशा हुई, मैं सोच रहा था 1% बढ़ा करके वो मार्केट को सिग्नल दे देंगे, लेकिन 75 पे रहे, और इस बार भी देखना होगा क्या करते हैं। मुझे लगता है 1% करेंगे, क्योंकि एक उनकी भी एक सीलिंग है, 4-4.5 के ऊपर वो नहीं जा सकते हैं, नहीं तो फिर गवर्नमेंट, इकोनॉमी, बिजनेसेस सभी पे प्रॉब्लम आ जाएगी। और फेड का काम इकोनॉमी को चलाना भी है, सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है। तो इस पर हम फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो इसका क्लियर आंसर नहीं है। लेकिन अनुराग, ये अभी मैं कल रात में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें अगले साल इस समय के लिए की रेंज की भी बातचीत होने लगी। वो